नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 असाइनमेंट द्वितीय माह अक्टूबर कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय के व्यवसाय अध्ययन के असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर लेके उपस्थित हुआ हूँ। आपके समक्ष व्यवसायिक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा दिए गए असाइनमेंट के प्रश्न आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, चालू करते हैं। व्यवसाय अध्ययन के प्रथम प्रश्न है असाइनमेंट का, व्यावसायिक वातावरण का महत्व लिखिए। तो सबसे पहले हमें व्यावसायिक वातावरण का अर्थ समझना होगा। तो व्यावसायिक वातावरण से आशय उन समस्त बाहरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्राकृतिक शक्तियों से है जो कि व्यवसाय एवं उसके संचालन को प्रभावित करते हैं। व्यापारिक वातावरण सभी बाहरी और आंतरिक कारकों का कुल योग होता है जो व्यापार को प्रभावित करते हैं। बाहरी कारक और आंतरिक कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक व्यवसाय को प्रभावित करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक वातावरण के महत्व निम्नलिखित हैं। पहला महत्व है, व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें उपलब्ध अवसरों के साथ खतरों की भी जानकारी होती है। यदि खतरों की जानकारी समय पूर्व मिल जाए तो खतरों से बचा जा सकता है, साथ ही हानि को लाभ में बदला जा सकता है। इसी प्रकार दूसरा महत्व है, व्यावसायिक वातावरण से उपयोगी संसाधनों को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें उपलब्ध अवसरों के साथ खतरों की भी जानकारी प्राप्त होती है। यदि खतरों की जानकारी समय पूर्व मिल जाए तो खतरों से बचा जा सकता है, साथ ही हानि को भी लाभ में बदला जा सकता है। चौथा बिंदु है, प्रत्येक संगठन के निष्पादन में व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की अहम भूमिका होती है। जो संगठन इस पर कड़ी नज़र रखते हैं वे निश्चित रूप से सफल होते हैं। पांचवा और अंतिम बिंदु है, व्यावसायिक वातावरण छवि निर्माण में सहायक होती है और किसी भी व्यावसायिक इकाई के लिए इसकी छवि मूलाधार होती है। असाइनमेंट में आप लोगों से 3 बिंदु पूछा गया है। हमने इसमें 5 बिंदु इसलिए लिखा है क्योंकि यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आर्थिक वातावरण से क्या आशय है? आर्थिक वातावरण की विशेषताओं का वर्णन करिए। तो सबसे पहले हम आर्थिक वातावरण का अर्थ या आशय समझ लेते हैं। आर्थिक वातावरण उन सभी आर्थिक कारण को शामिल किया जाता है जो वाणिज्यिक और उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आर्थिक वातावरण में बाजार और व्यापार अर्थव्यवस्था के सभी बाहरी कारक शामिल होते हैं। ये कारक किसी व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं, अर्थात यह कैसे संचालित होगा और कितना सफल होगा यह निर्धारण आर्थिक वातावरण पर करता है। आर्थिक वातावरण में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। उदाहरण के लिए एक किसान के लिए उर्वरक का मौसम और मूल्य महत्वपूर्ण कारक है, तो दूसरी ओर एक टीवी चैनल के लिए इंटरनेट विज्ञापन में वृद्धि एक बड़ी बात है, लेकिन मौसम नहीं। इंटरनेट विज्ञापन एक टीवी स्टेशन के लिए मायने रखता है क्योंकि इंटरनेट विज्ञापन व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। एक किसान के लिए हालांकि विज्ञापन मीडिया महत्वपूर्ण नहीं होती है। इसी प्रकार आर्थिक वातावरण की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, अर्थव्यवस्था का समग्र स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि उपभोक्ता कितना खर्च करता है और वे क्या खरीदते हैं। उपभोक्ता की खरीदारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा बिंदु है, चूंकि सभी व्यापारिक गतिविधियां उपभोक्ताओं की इच्छा और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, इसलिए बाजार को निर्देशित करने वाले को यह समझना चाहिए कि आर्थिक स्थिति खरीदारी के फैसले को कैसे प्रभावित करती है। तीसरा बिंदु है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चक्रीय पैटर्न पर कार्य करती है जिसके 4 चरण होते हैं, समृद्धि, मंदी, अवसाद और वसूली। व्यवसाय चक्र के प्रत्येक चरण में उपभोक्ता खरीद भिन्न होती है और बाजार को निर्देशित करने वाले को अपनी रणनीति को इसी अनुसार समायोजित करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, नियोजन की 6 सीमाओं का वर्णन कीजिए। कभी कभी नियोजन अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहता है। व्यवहार में नियोजन की विफलताएं के निम्नलिखित कारण हैं। तो नियोजन की सीमाएं निम्नलिखित है। यह प्रश्न आप लोगों को सीमाओं कहकर
अपवाद कहकर, दोष कहकर भी पूछा जा सकता है। तो पहला दोष है या पहली सीमा है विश्वसनीय जानकारी की कमी। विश्वसनीय तथ्यों और आंकड़ों की कमी हो सकती है जिस पर योजनाएं आधारित होती है। यदि विश्वसनीय जानकारी अनुपलब्ध नहीं है या विश्वसनीय जानकारी का उपयोग करने में विफल रहता है तो नियोजन अपना मूल्य खो देता है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक कारण नियोजन के दायरे को भी सीमित करती है। कुछ लोग वर्तमान को भविष्य से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि वर्तमान निश्चित है। ऐसे व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से नियोजन के विरोधी होते हैं। जब तक भविष्य के लिए उचित नियोजन नहीं बनाई जाती तब तक उद्यम उपक्रम की लंबी चौड़ी भलाई हासिल नहीं की जा सकती। तीसरा बिंदु है बाहरी सीमाएं। नियोजन की प्रभावशीलता कभी कभी बाहरी कारकों के कारण सीमित होती है जो नियोजकों के नियंत्रण से परे होती है। बाहरी रणनीतियों की भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे ये बाहरी भविष्यवाणी के अंतर्गत या बाहरी कारक के अंतर्गत युद्ध का होना, बाजार का टूटना, सरकारी नियंत्रण, प्राकृतिक आपदा और अन्य कारक प्रबंधकीय नियंत्रण से परे होते हैं। इससे योजनाओं का निष्पादन बहुत कठिन हो जाता है। चौथा और अंतिम बिंदु है महंगी प्रक्रिया। नियोजन एक समय लेने वाली और महंगी प्रक्रिया है। इससे कुछ मामलों में कार्रवाई में देरी हो सकती है, लेकिन यह भी सच है कि यदि नियोजन प्रक्रिया को पर्याप्त समय नहीं दिया जाता तो उत्पादित योजनाएं अवास्तविक साबित हो जाती हैं। इसी तरह नियोजन में विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी और मूल्यांकन एकत्र करने और विश्लेषण करने की लागत शामिल होती है और यह प्रक्रिया महंगी हो जाती है। असाइनमेंट का अंतिम प्रश्न है, प्रबंधन के द्वारा नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, समझाइए। तो प्रबंधन के द्वारा नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत उठाए जाने वाले कदम निम्नलिखित हैं। सबसे पहले प्रबंधन के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। पहला बिंदु है नियोजन का पहला कदम व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य को निर्धारित करना होता है। इन्हें अक्सर उच्च स्तर या शीर्ष प्रबंधकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः कई संभव लक्ष्यों को ध्यान में रखकर विचार किया गया होता है। कई प्रकार के उद्देश्यों के प्रबंधकों को एक वांछित बिक्री की मात्रा या विकास दर, एक नए उत्पाद या सेवा का विकास या एक और सार लक्ष्य भी निर्धारित किया जा सकता है। मतलब सबसे पहला बिंदु लक्ष्य निर्धारित करना होता है। दूसरा बिंदु है नियोजन हेतु संसाधन की व्यवस्था करना। नियोजन का दूसरा अहम बिंदु नियोजन के संसाधनों की व्यवस्था करना होता है, यानी भविष्य के लिए कुछ मान्यताओं के आधार पर जिसकी योजना अच्छी तरह से तैयार की जाएगी। नियोजित संसाधन नियोजन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह आर्थिक स्थिति, उत्पादन लागत और कीमत, संभावित प्रतिस्पर्धा व्यवहार, पूंजी और भौतिक उपलब्धता, सरकारी नियंत्रण आदि जैसे की आपूर्ति करता है। मतलब सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना। तीसरा बिंदु है नियोजन अवधि का निर्णय करना। मतलब जिस चीज का हम नियोजन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए समय अवधि का निर्धारित करना। एक बार उच्च स्तरीय प्रबंधकों ने बुनियादी दीर्घकालीन लक्ष्य और नियोजन संसाधनों का चयन किया तो अगला कार्य योजना की अवधि तय करना होता है। अवधि तय करने का मतलब होता है बच्चों कितने समय में हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। व्यवसाय उनके नियोजन काल में काफ़ी भिन्न होता है। कुछ उदाहरण में योजनाएं केवल 1 वर्ष के लिए बनाई जाती है जबकि दूसरे में वे दशकों तक चले जाते हैं। प्रत्येक मामले में हालांकि नियोजन के लिए एक विशेष समय सीमा चुनने में हमेशा एक तर्क होता है। कंपनी आमतौर पर भविष्य की अवधि का आधार करती है जो कि अनुमान लगाए जा सकते हैं। नियोजन की अवधि दीर्घकालीन और अल्पकालीन भी हो सकती है। अल्पकालीन के अंतर्गत 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष और दीर्घकालीन के अंतर्गत 10 वर्ष या 20 वर्ष की समय अवधि माना जाता है। चौथा बिंदु है कार्रवाई का मूल्यांकन और चयन। संसाधनों और लक्ष्यों का मूल्यांकन करना और सर्वोत्तम कार्यविधि कार्यवाही के लिए चयन करना। यह मात्रात्मक, तकनीकी और संचालन अनुसंधान की सहायता से किया जाता है। अंतिम बिंदु है व्युत्पन्न योजनाओं का विकास करना। मतलब मूल योजनाओं के साथ ही साथ सहभागी योजनाओं को भी विकास करना।
एक बार योजना तैयार हो जाने के बाद उसके व्यापक लक्ष्यों को संगठन के दिन प्रतिदिन के कार्यों में विभक्त किया जाता है। मध्य और निम्न स्तर के प्रबंधकों को उनके उप इकाइयों के लिए उचित योजना, कार्यक्रम और बजट तैयार करना चाहिए। ये व्युत्पन्न योजनाओं के रूप में वर्णित है। इन व्युत्पन्न योजनाओं को विकसित करने के लिए निचले स्तर के प्रबंधकों ने ऊपरी स्तर के प्रबंधकों द्वारा उठाए गए कदमों को समान कदम उठाए जाते हैं। छठवां बिंदु है लक्ष्य को मापने और नियंत्रित करना। नियंत्रण की प्रक्रिया किसी भी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। प्रबंधकों को उनकी योजना की प्रगति की जांच करने की आवश्यकता होती है ताकि वे यह कह सकें कि योजना का काम करने के लिए जो भी उपचारात्मक कार्रवाई आवश्यक हो उसे करना चाहिए। मतलब यदि आवश्यकता पड़ने पे नियोजन में किसी तरह से फेरबदल करने की आवश्यकता हो तो उसे किया जाना चाहिए। दूसरा बिंदु है योजना में किसी भी तरह का फेरबदल करने की आवश्यकता हो तो उस योजना में आवश्यक फेरबदल की जानी चाहिए। तो बच्चों यह था आप लोगों के असाइनमेंट के समस्त प्रश्नों के उत्तर। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।